बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कंटिन्यूड, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इसके कॉजेज़ क्या होती हैं, इसके फ़ीचर्स क्या होते हैं, उसकी अफेक्ट्स उसके क्या होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर, और DSM-5 के रेफरेंस से हमने बात की कि एस्पर्जर्स में क्या होता है, ADD में क्या होता है, ADHD में, और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे DSM-5 का क्राइटेरिया मीटिंग क्या है वो हमने डिस्कस किया। और देन वी कंक्लूडेड इन द लास्ट क्लिप के भी कौन से फ़ीचर्स हैं जो हमें इन सब में मिलते हैं और कुछ फ़ीचर्स हैं जो किसी में हैं किसी में नहीं हैं। उसमें लास्ट हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज एपिलेप्सी, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने बात की थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी ज़रूरी हो जाती है। Next in list is sensory issues. Sensory issues, sensory processing जो होती है थ्रू डिफरेंट सेंसेस, हमारे जो मेन हैं जो अफेक्टेड होते हैं, उसमें हमें सेंस ऑफ साइट देखने का, सेंस ऑफ हेयरिंग सुनने का, सेंस ऑफ टच काइनेस्थेटिक जो है ये अफेक्टेड ज़्यादा मिलते हैं। किसी सेंस में हम देखते हैं तो हमें हाइपर सेंसिटिविटी नज़र आती है, किसी में हाइपो सेंसिटिविटी नज़र आती है। इट्स नॉट सेम कि सारे सेंसेस हाइपर सेंसिटिव होंगे या सारे हाइपो होंगे। हाइपर या हाइपो सेंसिटिविटी हम क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल रेंज है टच की, सुनने की, देखने की, एक न्यूरोटिपिकल डेवलपमेंट में हमें जब मिलती है। जब उससे वो ज़्यादा हो या कम हो तो हम इसको हाइपर या हाइपो में प्लेस करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ये सेंसरी इश्यूज़ क्या करते हैं कि उनकी लर्निंग को उन थ्रू द एनवायरनमेंट उसमें अफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिफ़िकल्ट कर देते हैं उनकी प्रोसेसिंग को, और अल्टीमेटली उसका जो डिले होता है वो बढ़ता जाता है अगर हम इन सेंसेस को डिसेंसिटाइज ना करें। किसी बच्चे को टच बिल्कुल पसंद नहीं होगा, किसी को टच करना पसंद आएगा। कुछ बच्चे हैं जो रात को माँ के साथ सोते हुए अलग होके अकेले होके सोना चाहेंगे, कुछ लिहाफ का टच एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ सख्त गर्मी के अंदर भी लिहाफ लेना चाहेंगे, उनको हवा का टच अफेक्ट कर रहा है, कुछ हाथ पाँव एनी ऑफ द लैम्ब वो सोने वाले के साथ, मदर या फादर के साथ टच करके सोना चाहेंगे। सो टच में हमें एक बड़ी वेरिएशन मिलती है, हाइपर से हाइपो के रेंज के अंदर वेरिएशंस हमें उस अंदाज से मिलती हैं। दैट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द सेवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। साए में किसी को ज़्यादा सारी लाइट्स होंगी तो बहुत उसको प्रोसेसिंग अनरेस्ट में चल जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। किसी को बहुत कम लाइट में कंफर्टेबल होगा, वो प्रोसेसर काम करना चाहेगा। सो इट वेरीज अगेन इन दिस रेंज। किसी का ऐसा भी होता है कि अगर ज़्यादा लाइट हो तो उसकी सारी थॉट्स ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता या वो कह ही नहीं पाता जो वो कहना चाहता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हेयरिंग में किसी को ये पंखे की आवाज़ भी इतनी लाउड सुनाई दे रही होगी कि उसकी बाकी काम लर्निंग का एक प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। किसी को बहुत वीक आवाज़ जो है वो भी, बहुत लाउड वॉइस जो है वो भी नहीं सुनाई देगी, अट्रैक्ट नहीं करेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। सो इट वेरीज अगेन। जिसमें ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है साउंड्स की, वो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे हाथ रखेंगे अपने कानों के ऊपर, जब भी लाउड नॉइज़ आएगा इट्स ओके, या कानों या उस जगह से उठ के जाना चाहेंगे। ये रिएक्शन उनका जो है स्वेरिटी के मुताबिक, एस्पर्जर्स का डिफरेंट, ADD का, ADHD का, ऑटिस्टिक का डिफरेंट होगा। कोई नॉइज़ ज़्यादा होगा वो चीखना रोना शुरू कर देगा। बिग पेरेंट हमें समझ नहीं आती कि वो क्यों रो रहा है। ही कैन सुयर केस की में अगर हम देखें, वो शायद इसलिए रो रहा है कि वो टच, वो जो है इसका सेंस ऑफ हेयरिंग में उसको हाइपर सेंसिटिविटी मिल रही है, या दूसरा कोई सेंस अफेक्टेड है, वो उसको अफेक्ट कर रहा होता है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके पास एक्सप्रेशन क्या है? रोना, चीखना, फेंकना, काटना। वो ये करता है, वो अपने आप को काटना शुरू कर देगा, वो दूसरे को मारना शुरू कर देगा। हमें अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है उस सुयर केस के लिए कि इसको क्या डिस्टर्बेंस है। ओवर द पीरियड एक लगातार अच्छी ऑब्जर्वेशन हमें आसान कर देती है इस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपना एवेल्युएशन को, कि हम उसके लिए कुछ
मैनेज करते हैं उन चीज़ों को टू द बेस्ट जितना हम कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इनको जो उसका है बेल बजने से पहले इनको पता लग जाता है somebody is at the door, बिकॉज एक हल्की सी जो बाहर वाले दरवाजे की एक आवाज़ थी या गाड़ी की एक स्पेसिफिक आवाज़ थी कि दरवाज़ा खुलने बंद होने की, जो वो रोज़ सुनता है, वो रेपिटेटिव है ना, रिपीट करता है, वो उसको हल्की सी भी एक सुनाई दी तो वो उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेता है और जाके दरवाजे के पास पहुंच जाएगा कि ये होने वाला है। रेपिटेटिव की एक और मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर हम इसको रोज़ बच्चे को 5 बजे हम उसको लेके जाते हैं पार्क में, उसको टाइम देखना नहीं आता, लेकिन रोज़ 5 बजे वो जूते उठाता है, पहनना शुरू कर देता है। हाउ डज ही कम टू नो? दिस इज़ रेपिटेशन। एक साइकिल रिपीट हो रहा है, एक एक्शन रिपीट हो रहा है। रेपिटेशन हमें एक्शंस में भी मिलती है और वर्बल रिस्पॉन्सेज में भी मिलती है, दोनों में हमें मिलती है। एकोलेलिया भी एक उसी की फॉर्म है वर्बल रेपिटेशन की, थोड़ी सी डिफरेंस के साथ। तो ये सेंसरी इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम इसको टारगेट करें, इसको डिसेंसिटाइज करें ताकि इनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाए। इंटरेस्ट इनके स्पेसिफिक होते हैं, किसी को चाबियाँ पसंद हैं, किसी को रैपर्स पसंद हैं, शॉपर्स पसंद हैं, किसी को स्ट्रिंग्स पसंद हैं, वो उनके साथ ऑब्सेशन में चले जाते हैं इन इंटरेस्ट के साथ। तो ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट इनकी ऑब्सेशन बन जाते हैं और वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये समटाइम्स फेजेस के तौर पे चेंज भी होते रहते हैं। आज एक चीज़ पसंद है, कल को उस चीज़ की फिक्र ही नहीं है वो क्या थी, वो नेक्स्ट किसी में चला जाएगा। मेमोरी इनकी बहुत क्लासिकल मेमोरी होती है। दे डोंट फॉरगेट, दे डोंट मिस। एट द सेम टाइम